दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, अच्छी, मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द रिच मोहन एंड द पुअर सोहन। क्या अर्थ हुआ? रिच मतलब होता है अमीर और पुअर मतलब गरीब। अमीर मोहन और गरीब सोहन। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। यदि आज की कहानी में आपको कोई नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको नोट करें। और यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले दोस्तों, आज मदर्स डे है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है सभी के लिए। तो आप सभी लोगों को मदर्स डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए दोस्तों, इसको शुरू करते हैं। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड टू फ्रेंड्स इन अ विलेज। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। लिव का मतलब होता है रहना, किसी स्थान पर निवास करना, और सेकंड फॉर्म है लिव्ड। लॉन्ग अगो का मतलब होता है बहुत समय पहले या फिर बहुत पहले। बहुत पहले, बहुत समय पहले। देयर लिव टू फ्रेंड्स इन अ विलेज। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। दे वर नॉन एज मोहन एंड सोहन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। और आप इसके स्ट्रक्चर को नोट कर लें। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ वॉज या फिर वर्ब का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाएगी। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर में हमें वॉज का यूज़ करना होगा। और वी, यू, दे और प्लूरल में वर्ब का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर जो दे है इसके साथ प्लूरल है तो वर्ब का यूज़ किया गया। और दोस्तों, ये जो दे है THEY, इसका मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। और यहाँ पर दो लोगों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। तो क्या अर्थ हुआ? दे वर नॉन, उन्हें जाना जाता था, एज मोहन एंड सोहन, सोहन और मोहन के रूप में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे वर नॉन एज मोहन एंड सोहन, उन्हें मोहन और सोहन के रूप में या मोहन और सोहन के नाम से जाना जाता था। मोहन वॉज अ ज्वेलर एंड वॉज वेरी रिच। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का सेंटेंस है। इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ क्योंकि एक ही वाक्य है। मोहन वॉज ए ज्वेलर एंड वॉज वेरी रिच वाइल सोहन वॉज वेरी पुअर। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है, ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाते हैं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य को बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और इसी वजह से इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? मोहन वॉज ए ज्वेलर। ज्वेलर का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सोने चांदी का आभूषणों का काम करता है, जिसे हिंदी में सुनहार कहा जाता है। मोहन वॉज ए ज्वेलर का अर्थ हुआ कि मोहन एक सुनहार था। एंड वॉज वेरी रिच, और बहुत अमीर था। वाइल, देखिए आप दोस्तों इसको ज़रूर नोट कर लीजिए। एक शब्द के कई मतलब होते हैं। वाइल का मतलब दौरान भी होता है, वाइल का मतलब क्षण भी होता है, और वाइल का मतलब जबकि भी होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप बोल रहे हो कि मोहन लंबा है जबकि राजू नाटा है या छोटा है, तो आप क्या बोलोगे? मोहन इज़ टॉल वाइल राजू इज़ शॉर्ट। तो वाइल का मतलब होता है जबकि। तो क्या अर्थ हुआ? मोहन वॉज ए ज्वेलर एंड वॉज वेरी रिच। मोहन
एक सुनहार था और बहुत अमीर था, वाइल जबकि सोहन वॉज वेरी पुअर, जबकि सोहन बहुत गरीब था। वंस ऑन द ओकेजन ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज, सोहन टुक अ फ्यू गोल्ड ऑर्नामेंट्स वर्थ ₹5,000 फ्रॉम मोहन एंड promised to pay the price of it within 6 months from the date of buying on credit। दोस्तों ये काफ़ी बड़ा सेंटेंस है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करूँगा, फिर इसको पूरा एक बार में बता दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ लें। वंस का मतलब होता है एक बार, ऑन द ओकेजन्स ऑफ हिज सिस्टर्स मैरिज। दोस्तों ऑन द ओकेजन का अर्थ होता है अवसर पर, मौके पर। तो क्या अर्थ हुआ कि एक बार अपनी बहन की विवाह के मौके पर, या कह सकते हैं अपनी बहन के विवाह के अवसर पर, सोहन टुक अ फ्यू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना, सेकंड फॉर्म टुक। क्या अर्थ हुआ कि एक बार अपनी बहन के विवाह के अवसर पर सोहन टुक अ फ्यू गोल्ड ऑर्नामेंट्स। सोहन ने, फ्यू मतलब कुछ, थोड़े कुछ सोने के आभूषण लिए, वर्थ ₹5,000 ₹5,000 कीमत के, फ्रॉम मोहन मोहन से, एंड प्रॉमिस्ड और वादा किया, टू पे द प्राइस कीमत अदा करने का, ऑफ इट उसकी, विद इन 6 मंथ 6 महीने के भीतर या 6 महीने के अंदर, फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट इसको उधार लेने की डेट से। तो दोस्तों इस तरह से पूरी लाइन का मैं आपको एक बार बता देता हूँ। क्या अर्थ हुआ कि एक बार उसने अपनी बहन की विवाह के मौके पर, विवाह के अवसर पर, सोहन ने ₹5,000 कीमत के जो आभूषण थे वो उसने मोहन से लिए और वादा किया इसकी जो कीमत थी उसे 6 महीने के अंदर अदा करने का, फ्रॉम द डेट ऑफ बाइंग ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर, मतलब ऑन क्रेडिट मतलब उधार पर जो खरीदने की डेट थी उसके खरीदने के 6 महीने के भीतर। आगे देखिए। But only a few days after the marriage of Sohan's sister, Mohan began asking for the money which he was supposed to get from Sohan for the gold ornaments bought by him on credit। दोस्तों ये भी बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके मैं ट्रांसलेट करूँगा ताकि एक एक चीज़ क्लियर हो जाए। बट मतलब लेकिन, ओनली अ फ्यू डेज आफ्टर द मैरिज ऑफ सोहन सिस्टर का अर्थ हुआ कि लेकिन सोहन की बहन की शादी के कुछ दिनों बाद ही मोहन बिगेन आस्किंग, मोहन मांगने लगा, बिगिन मतलब शुरू करना, और या सेकंड फॉर्म बिगिन, मोहन ने शुरू कर दिया या कहते हैं मोहन मांगने लगा, फॉर द मनी पैसे मांगने लगा, विच ही वॉज सपोज टू गेट जो उसको मिलने थे, फ्रॉम सोहन सोहन से, फॉर द गोल्ड ऑर्नामेंट्स सोने के आभूषणों के लिए, बॉट बाय हिम जो उसके द्वारा खरीदे गए थे, ऑन क्रेडिट क्रेडिट पर। तो इस तरह से पूरी दोस्तों आप समझ गए होंगे कि कुछ दिनों के बाद ही, मतलब सोहन की बहन की शादी के कुछ दिनों के बाद ही जो मोहन था उसने पैसे मांगने शुरू कर दिए जो उसको सोहन से मिलने थे उन आभूषणों के बदले जो क्रेडिट पर, उधार पर खरीदे गए थे। आगे देखिए। यू नो आई एम अ पुअर मैन सैड सोहन। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। जैसे सिंपल पास्ट होता है जहाँ वॉज या वर्क का यूज़ किया जाता है, वैसे ही एक सिंपल प्रेजेंट भी होता है। और सिंपल प्रेजेंट में इज़ एम आर का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। तो उसने क्या कहा, यू नो तुम जानते हो, आई एम अ पुअर मैन मैं एक गरीब आदमी हूँ। सैड मोहन मोहन ने कहा, हाउ कैन आई मेक द पेमेंट सो सून। तो उसने क्या कहा, हाउ कैन आई मेक द पेमेंट। दोस्तों पेमेंट का मतलब होता है किसी चीज़ का भुगतान करना। जैसे मान लीजिए आपने कोई चीज़ खरीदी, अब आप उसके पैसे दे रहे हैं तो उसको पेमेंट कहते हैं, जिसकी हिंदी होती है भुगतान करना। तो उसने क्या कहा, हाउ कैन आई मेक द पेमेंट सो सून मतलब मैं इतनी जल्दी भुगतान कैसे कर सकता हूँ। मोरओवर वैसे भी, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली अगर मुझे सही से याद है, I had already told you that I shall be able to pay you back in 6 months time। दोस्तों इसको समझ लेते हैं क्या वाक्य है। देखिए ये जो वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई वाक्य है, वह आया था, वह गया था, मैं उससे मिला था, मैंने खाना खाया था। जो भी वाक्य आया गया चुका था, इस तरह के वाक्यों में हैड का यूज़ किया जाएगा, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। अब देखिए थर्ड फॉर्म क्या है, यहाँ थर्ड फॉर्म को हम देख लेते हैं क्या थर्ड फॉर्म है।
टोल्ड, ये टेल की थर्ड फॉर्म है। टेल का मतलब बोलना, बताना, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य जहाँ पे हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले ही, आप चाहें तो नोट कर लीजिए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ, क्या उसने क्या कहा कि तुम जानते हो मैं गरीब आदमी हूँ, सोहन ने कहा, और मैं हाउ कैन आई मेक द पेमेंट सो सून, इतनी जल्दी मैं पेमेंट कैसे कर सकता हूँ, भुगतान कैसे कर सकता हूँ। मोर ओवर का मतलब था वैसे भी, अगर इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, अगर मुझे सही से याद है, आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू, मैंने आपको पहले ही बताया था, दैट कि आई शैल बी एबल टू पे यू बैक इन 6 months टाइम, मैं आपको 6 महीने के समय में या 6 महीने के अंतराल में, 6 महीने के अंतराल में ही मैं आपको पैसे दे पाऊँगा। एनीवे कोई बात नहीं, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम, मुझे थोड़ा और समय दो, आई विल पे द मनी, मैं पैसे दे दूंगा। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा। एपिस्ट्रोफी के बाद डबल एल है तो इसका मतलब विल होता है। तो उसने क्या कहा, आई विल पे द मनी, मैं पैसे दे दूंगा। चलिए आगे देखिए। बट मोहन हैड एन इविल डिज़ाइन ऑन सोहन्स प्रॉपर्टीज़। दोस्तों यहाँ सोहन के बाद एपिस्ट्रोफी एस है, जिसका मतलब होता है का, की, के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाता है। और दोस्तों इविल डिज़ाइन का अर्थ होता है कोई बुरी नज़र, कोई भी बुरी मंशा, बुरा इरादों से इविल डिज़ाइन कहा जाता है। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, बट मोहन हैड एन इविल डिज़ाइन ऑन सोहन्स प्रॉपर्टीज़, लेकिन मोहन की सोहन की संपत्तियों पर बुरी नज़र थी। ही वॉन्टेड सोहन टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ सेइंग दैट ही मॉर्गेज हिज हाउस एंड अदर प्रॉपर्टीज़ अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट्स। क्या अर्थ हुआ दोस्तों, ये भी बड़ा सेंटेंस है, इसको थोड़ा थोड़ा करके ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाते हैं। वांट का मतलब होता है चाहना, कोई भी चीज़ चाहना, इच्छा करना। सेकंड फॉर्म वांटेड, तो क्या अर्थ हुआ, ही वांटेड, वह चाहता था, सोहन की सोहन टू साइन सम डॉक्यूमेंट्स, वह चाहता था कि सोहन कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो दस्तावेज हैं, उन पर वो हस्ताक्षर करे। इन द कोर्ट ऑफ लॉ, कानून की अदालत में। सेइंग, ये कहते हुए, दैट की ही मॉर्गेज्ड हिज हाउस, मॉर्गेज का मतलब होता है किसी चीज़ को गिरवी रखना, कि उसने अपना घर गिरवी रखा है। एंड अदर प्रॉपर्टीज़, और जो दूसरी संपत्तियां हैं उनको, अगेंस्ट द गोल्ड ऑर्नामेंट, मतलब सोने के आभूषणों के बदले। तो दोस्तों इस तरह से आप पूरी कहानियाँ तक समझ गए होंगे। ये जो लाइन है यहाँ पर क्या बताया गया है कि वह ये चाहता था कि जो सोहन है वो अदालत में जो कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, मतलब जो दस्तावेज हैं, उन पर वो हस्ताक्षर कर दे, ऐसा बोलते हुए कि उसने अपना घर और जो दूसरी संपत्तियां हैं वो सोने के आभूषणों के बदले गिरवी रख दिए हैं। ऐसा वो व्यक्ति, जो मोहन था, वो चाहता था। चलिए आगे देखिए। सोहन अगेन प्लीडेड हिज हेल्पलेसनेस। दोस्तों हेल्पलेसनेस नाउन है, जिसका मतलब होता है लाचारी, बेचारी। जब कोई व्यक्ति के पास कोई भी चारा ना हो, लाचार हो, उसको हेल्पलेसनेस कहा जाता है। और प्लीड का मतलब विनती करना। सोहन अगेन प्लीडेड हिज हेल्पलेसनेस, हेल्पलेसनेस। सोहन ने अपनी लाचारी की फिर से विनती की। बट मोहन वॉज एडामेंट। एडामेंट का मतलब होता है किसी बात पर अडिग होना, अटल होना, ज़िद होना। लेकिन जो मोहन था वो अपनी बात पर अडिग था, ऑन हिज डिमांड। बट मोहन वॉज एडामेंट ऑन हिज डिमांड का मतलब वो क्या हुआ कि लेकिन मोहन अपनी डिमांड पर, मतलब अपनी मांग पर अटल था। चलिए आगे देखिए। सो ऐसा, सीइंग नो वे आउट, कोई भी रास्ता ना देखते हुए, सोहन सेड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा, हाउ विल आई गो टू द कोर्ट। तो उसने क्या कहा कि हाउ विल आई गो टू द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट में कोई भी इंट्रोगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर विल का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाएगा, फिर सब्जेक्टिव फर्स्ट फॉर्म। और यदि हम इस तरह के वाक्यों में कोई इंट्रोगेटिव वर्ड का भी यूज़ करना चाहते हैं तो इंट्रोगेटिव वर्ड को पहले मेंशन किया जाता है। हाउ का मतलब होता है हाउ का मतलब कैसे। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, सीइंग नो वे आउट। और दोस्तों वे आउट का मतलब होता है कोई भी रास्ता। सीइंग नो वे आउट, कोई भी रास्ता ना पाते हुए, ना देखते हुए। सोहन सेड टू मोहन, सोहन ने मोहन से कहा, हाउ विल आई गो टू द कोर्ट, मैं अदालत कैसे जाऊंगा। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स टू रीच द कोर्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये मैं इस बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। काम का सेंटेंस है, ये एक प्रेजेंट पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पजेसिव सेंटेंस क्या होते हैं। पजेसिव का मतलब होता है जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं
कि किसी व्यक्ति के पास कुछ है या नहीं है। और इस तरह के जब हम वर्तमान में वाक्य बनाएंगे तो हैज़ हैव का यूज़ किया जाएगा, और जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे, और नेगेटिव में डू नॉट डज नॉट। तो एक बार मैं आपको इसको समझा देता हूँ। मान लीजिए मैं इसमें अफर्मेटिव बनाता हूँ, जैसे ये वाक्य है, ये वाला जो वाक्य है ये नेगेटिव है, मैं इसका एक अफर्मेटिव बनाता हूँ। मान लीजिए बोल रहा हूँ मेरे पास घोड़ा है, तो क्या होगा, आई हैव ए हॉर्स। और यही बात मैं बोलूँगा मेरे पास घोड़ा नहीं है, तो आई डोंट हैव अ हॉर्स। तो जब हम कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट के बाद हैव का यूज़ करना है, उसके बाद जो भी वस्तु है, जो भी नाउन है, उसको मैंशन करना है। चलिए, क्या मतलब हुआ इसका, उसने क्या कहा, हाउ विल आई गो टू द कोर्ट, मैं अदालत कैसे जाऊँगा। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स, इवन मतलब भी, इसके कई मतलब होते हैं दोस्तों। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स टू रीच द कोर्ट, रीच मतलब पहुंचना। उसने क्या कहा कि मेरे पास अदालत पहुंचने के लिए घोड़ा भी नहीं है, तो यहाँ पर इवन का मतलब है भी। तो उसने क्या कहा कि मैं अदालत कैसे जाऊंगा, कोर्ट कैसे जाऊंगा। आई डोंट इवन हैव अ हॉर्स टू रीच द कोर्ट, मेरे पास अदालत पहुंचने के लिए एक घोड़ा भी नहीं है। यू कैन टेक माई हॉर्स टू राइड टू द कोर्ट सैड मोहन, मोहन ने क्या जवाब दिया, यू कैन टेक माई हॉर्स टू राइड टू द कोर्ट, तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो, टू राइड टू द कोर्ट मतलब अदालत तक राइड करने के लिए, अदालत तक जाने के लिए तुम मेरा घोड़ा ले सकते हो, मोहन ने कहा। आई डोंट हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर सैड सोहन, सोहन ने क्या जवाब दिया फिर, आई डोंट हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर। और दोस्तों ये जो वाक्य ये भी पजेसिव का नेगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट पजेसिव का, जहाँ पर डू नॉट या डज नॉट का याद हैव का यूज़ किया जाएगा। तो उसने क्या जवाब दिया, आई डोंट हैव नाइस क्लॉथ्स टू वियर, मेरे पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े नहीं हैं, सैड सोहन, सोहन ने कहा। यू कैन पुट ऑन माई क्लॉथ्स सैड मोहन, मोहन ने क्या कहा, यू कैन पुट ऑन माई क्लॉथ्स। दोस्तों वेयर मतलब पहनना होता है और पुट ऑन मतलब भी पहनना, तो आप चाहें तो नोट कर लें। तो मोहन ने क्या कहा, यू कैन पुट ऑन माई क्लॉथ्स, तुम मेरे कपड़े पहन सकते हो। आई डोंट इवन हैव शूज़ टू वेयर सैड सोहन, सोहन ने क्या कहा, आई डोंट इवन हैव शूज़ टू वेयर, मेरे पास पहनने के लिए जूते भी नहीं हैं। टेक माई शूज़ सैड मोहन, मोहन ने क्या कहा, टेक माई शूज़, मेरे जूते ले लो। नाउ सोहन अग्रीड टू गो टू द कोर्ट। दोस्तों अग्री का मतलब होता है किसी बात पर राज़ी हो जाना, सहमत हो जाना, और ये सेकंड फॉर्म है अग्रीड। नाउ अब सोहन अग्रीड, सोहन सहमत हो गया, टू गो जाने के लिए, टू द कोर्ट अदालत। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि अब सोहन अदालत जाने के लिए राज़ी हो गया, कह सकते हैं सहमत हो गया। ही पुट ऑन मोहन्स क्लॉथ्स, उसने मोहन के कपड़े पहने, एंड शूज़ और जूते, एंड रोड टू द कोर्ट ऑन मोहन्स हॉर्स, और मोहन के घोड़े पर सवार होकर वो कोर्ट चला गया, अदालत चला गया। When the judge called the name of सोहन, और जब, कॉल मतलब पुकारना बुलाना, जब जज ने सोहन का नाम पुकारा, ही said उसने कहा, माई लॉर्ड महाराज, आई वॉन्ट टू आस्क मोहन, मैं मोहन से पूछना चाहता हूँ, सर्टेन क्वेश्चंस कुछ सवाल। गो है ठीक है, सेट द जज ने कहा, एंड ऑर्डर्ड मोहन टू आंसर टू द क्वेश्चन, और उन्होंने मोहन को आदेश दिया सोहन के क्वेश्चन का जवाब देने का। चलिए दोस्तों आज इस कहानी को हम यहाँ तक रखते हैं, क्योंकि जो स्टोरी है लंबी है, मैं इसे यहीं तक रोकता हूँ, और मैं कोशिश करूँगा इसका जो सेकंड पार्ट है कल उसको मैं कवर करूँ ताकि कहानी पूरी हो जाए। तो दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ, अगर अगला पार्ट भी सुनना चाहते हैं तो वो भी कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे एंड बाय।